हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत पोलराइजेशन ऑफ लाइट में पढ़ेंगे ब्रूस्टर्स लॉ, मेलस लॉ एंड पोलराइड्स के बारे में कि ब्रूस्टर लॉ पोलराइजेशन के किस काम के लिए यूज होता है और मेलस लॉ पोलराइजेशन के किस फैक्टर से रिलेटेड है। साथ ही पोलराइड क्या होते हैं और इनका यूज क्या क्या होता है। ओके। पोलराइजेशन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का ध्रुवण। इसके बारे में हम इसके पहले के लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन के द्वारा प्रकाश को ध्रुवित, एक साधारण प्रकाश को ध्रुवित कैसे किया जाता है, तथा इसके साथ ब्रूस्टर नामक साइंटिस्ट ने इससे रिलेटेड अपना नियम दिया था जिसे ब्रूस्टर लॉ के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं ब्रूस्टर ने क्या बताया था। ब्रूस्टर नामक साइंटिस्ट ने बताया कि जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट, साधारण प्रकाश, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सेपरेशन प्लेन पर आपतित होता है, तो उसका कुछ भाग माध्यम से टकराकर पहले वाले माध्यम में वापस चला जाता है, मतलब उसका परावर्तन हो जाता है, और उसका कुछ पोर्शन दूसरे माध्यम में अंदर प्रवेश कर जाता है, अपवर्तन हो जाता है। तो यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस, साधारण प्रकाश के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण का मान दोनों माध्यमों के लिए ध्रुवण कोण एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर होता है, तो उस केस में परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तथा इस केस में म्यू इक्वल टू 10 होता है। यही ब्रूस्टर का नियम था। It is found that when an unpolarized light is incident upon the separation plane of one medium to other medium, then it is found that experimentally when the reflected ray is perpendicular to the reflected ray, the reflected light will be completely plane polarized light. Okay? जब ऐसा होता है कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण आपस में 90 डिग्री पर हों, तो उस केस में जो परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश होती है, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। अब अपवर्तित किरण के साथ क्या होता है, इसे हम किस प्रकार, क्यों कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे और अपवर्तित किरण को पार्शियली पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, क्यों? क्योंकि जो अपवर्तित किरण है इसमें लाइट के दो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स मौजूद होते हैं। एक इलेक्ट्रिक वेक्टर स्क्रीन के प्लेन के पैरेलल है और दूसरा जो है स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसी कारण से चूँकि ये लाइट के दो वेक्टर्स को कंटेन कर रहा है या दो से अधिक वेक्टर्स को कंटेन करेगा, इस कारण से इसको आंशिक रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। जबकि जो परावर्तित किरण होगी उसमें लाइट का केवल एक ही वेक्टर मौजूद होगा, चाहे वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर वाला हो, चाहे वो स्क्रीन के पैरेलल वाला हो। तो दोनों में से केवल एक ही वेक्टर मौजूद होने की वजह से, पूरी लाइट में केवल एक इलेक्ट्रिक वेक्टर मौजूद होने की वजह से परावर्तित लाइट को पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश या कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। ओके, चलिए इसी बात को हम इस पिक्चर के द्वारा भी समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि इस पिक्चर में यहाँ से जो आ रहा है ये क्या है, साधारण प्रकाश है। इसमें देखिए रेड, ग्रीन, ऑरेंज तीन तरह के लाइट्स हैं, जो कि इसमें कई वेक्टर्स हैं, सभी दिशाओं में गति करते हैं, इस वजह से ये साधारण प्रकाश है। अब ये एक कांच के ग्लास में पड़ रहा है, इस पर पड़ने की वजह से इसका एक पोर्शन देखिए रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड पोर्शन है, और दूसरा इस कांच के अंदर प्रवेश कर गया, ये रिफ्रैक्टेड पोर्शन है। तो रिफ्लेक्टेड पोर्शन में आप देखिए दो कलर ही बचा हुआ है और एक कलर देखिए रिफ्लेक्ट हो गया, यानी जो साधारण प्रकाश था इसका फिल्ट्रेशन हो गया। इसमें दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट वेक्टर्स मौजूद होने की वजह से ये क्या है, ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है, आंशिक रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश है, और ये वाली पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही लाइट वेक्टर मौजूद है। ओके, तो इस पिक्चर से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आखिर ब्रूस्टर के नियम में के अनुसार किस प्रकार से रिफ्लेक्शन के लॉ को
फॉलो करते हुए एक ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है एक साधारण प्रकाश से। चलिए इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं। तो इसके डेरिवेशन समझने के लिए स्नेल्स लॉ का हम यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, तो हमारा इस केस में क्या है, आई की जगह पे आई पी है तो साइन आई पी हो जाएगा, और आर क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो ये आर हो जाएगा साइन आर। ठीक है, लेकिन ब्रूस्टर क्या कहते हैं, ब्रूस्टर के नियम से म्यू इक्वल टू है tan आई पी। ओके, तो म्यू इक्वल टू tan आई पी होने की वजह से हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे कि म्यू इक्वल टू tan आई पी। फिर इसे और इसे दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन आई पी अपॉन साइन आर इक्वल टू tan आई पी आएगा। tan आई पी को वी कैन राइट साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा साइन आई पी अपॉन साइन आर वैसे ही हो जाएगा इज इक्वल टू साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी। न्यूमरेटर में दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, साइन आर इज इक्वल टू कॉस आई पी। कॉस को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस आई पी, तो दोनों तरफ से साइन को हटा देंगे तो हमें मिलेगा आर इज इक्वल टू 90 माइनस आई पी। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आ जाएगा आई पी प्लस आर इज इक्वल टू 90। चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ मैलस के बारे में। तो लॉ ऑफ मैलस स्टेट्स दैट व्हेन अ बीम ऑफ कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन एनालाइजर, मतलब जब कभी भी एक समतल ध्रुवित प्रकाश एनालाइजर के ऊपर आपतित होता है तो द रिजल्टेड इंटेंसिटी आई ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर, तो इस एनालाइजर से बाहर निकलने के पश्चात, ट्रांसमिट होने के पश्चात जो लाइट मिलेगी उसकी इंटेंसिटी is directly proportional to the square of the cosine of the angle theta, the angle between the plane of transmission of the polarizer and the analyzer। तो वो इंटेंसिटी पोलराइजर 1 और पोलराइजर 2 के प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन के बीच में बनने वाले एंगल मतलब थीटा के कोसाइन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दी प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइजर 1 एंड प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइजर 2। अब मैं आपको प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आई नॉट आ गया। जो इंटेंसिटी किसकी होगी, ये वो इंटेंसिटी होगी, उस प्रकाश की इंटेंसिटी होगी जिस एनालाइजर के बाहर हम प्रकाश के किरण की इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उसके ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की इंटेंसिटी होगी। ठीक है, यानी इस पोलराइजर के ऊपर कितनी इंटेंसिटी पड़ रही है प्रकाश की, वो है आई नॉट। ओके, चलिए अब इस केस में क्या है, इस केस में एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि पोलराइजर 1 की ऑप्टिक एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में है और इसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। दोनों 90 डिग्री होने की वजह से ये जो ध्रुवित प्रकाश है, कैसे ध्रुवित है, ये साधारण प्रकाश है, सभी डायरेक्शन में इसकी लाइट है। इससे पास होने के बाद केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचेगा, वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा। तो इस प्रकार से ये ध्रुवित प्रकाश है, प्लेन पोलराइज लाइट है। ये प्लेन पोलराइज लाइट इसके थ्रू नहीं पास हो पाएगी क्योंकि इसका ऑप्टिक एक्सिस इसके वाइब्रेशन करने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो इसके बाहर कोई लाइट नहीं मिलेगी। ओके, अब आप इससे भी समझ सकते हैं इसके यानी कि इसमें थीटा का मान कितना है। थीटा का मान यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो दोनों का जब एंगल जस्ट हो गया 90, तो इस केस में थीटा का मान हो गया 90 डिग्री और cos 90 का मान जो है 0 होता है, इसलिए इंटेंसिटी इसके बाद 0 होगी। ओके, अब इसमें देख लें कि ना तो 90 डिग्री पर है ये दोनों के एंगल, ना ही दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनके बीच इसका प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ये है वर्टिकली हो गया, इसका प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन इस प्रकार से, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल थीटा है। ठीक है, तो इसके एंगल थीटा का कोसाइन स्क्वायर हो जाएगा और आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस पिक्चर से अगर बच्चों आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो हम इसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये अनपोलराइज लाइट है, ये पहला पोलराइड है, ये दूसरा पोलराइड है। इसमें से हम चूँकि ये एनालाइज करने का काम करता है इसलिए इसको एनालाइजर कहेंगे। इसके
पैरेलल जो लाइट जाएगी वो ये है। अर्धवित प्रकाश जो होता है पोलराइज होने के पश्चात इसकी इंटेंसिटी आधी रह जाती है, तो ये हो गया I0/2। ये अब इसके ऊपर पड़ेगा तो इसके बाहर जो इंटेंसिटी निकलेगी इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I0/2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस केस में इसके ऊपर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी है I0/2। तो इस प्रकार से ये हो गया लॉ ऑफ मेलस। तो लॉ ऑफ मेलस के हम एनालाइजर से किसी भी ध्रुवित प्रकाश की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। नाम अब हम पढ़ने वाले हैं कि पोलराइड क्या होता है और उनके यूजेस क्या क्या है। तो पोलराइड इज अ लार्ज शीट ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, एक सिंथेटिक मटेरियल का बना हुआ लार्ज शीट होता है जो कि बहुत सारे टिनी क्रिस्टल्स से बना होता है, और ये टिनी क्रिस्टल डाइकोरिक सब्सटेंस से बने होते हैं। ये डाइकोरिक सब्सटेंसेस जो होते हैं एक दूसरे के पैरेलली ओरिएंटेड रखे होते हैं। ये इस तरह से इस प्रकार से ओरिएंटेड होते हैं कि इनके थ्रू जो लाइट है वो केवल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रांसमिट होकर जाए। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं पोलराइड एक ऐसा प्रकार का सिस्टम है, एक ऐसे प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं जिनकी वजह से जो किसी भी अर्धवित प्रकाश को पोलराइज करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इनका यूजेस क्या क्या होता है, तो इनके यूजेस हम समझ लेते हैं कि पहला तो क्या है कि किसी भी अर्धवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करने का काम करता है। दूसरा, पोलराइड लाइट्स आर वाइडली यूज्ड एज पोलराइजिंग सन ग्लासेस। हम जो अच्छी क्वालिटी का सन ग्लास यूज करते हैं उसमें भी पोलराइड्स ही यूज होते हैं, क्योंकि केवल जो सस्ती क्वालिटी के चश्मे होते हैं उसमें केवल कलर करके दे दिया जाता है और वो केवल प्रकाश के कलर को चेंज करते हैं, प्रकाश की इंटेंसिटी को कम नहीं करते, तो वो हमारी आँख के लिए हार्मफुल ही रहता है। लेकिन जो पोलराइड वाले ग्लासेस होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, वो एक्चुअल में इंटेंसिटी को कम करने का काम करते हैं। दे आर यूज्ड टू इलिमिनेट द हेडलाइट ग्लेयर इन द मोटर कार्स। मतलब जो मोटर कार में हेडलाइट लगी होती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कार के सामने वाली स्क्रीन पर थोड़ा कांच जो होता है डार्क कलर का होता है, तो एक्चुअल में वो पोलराइड से मिलकर बना होता है, जिससे कि ड्राइवर की आँख पर ग्लेजिंग लाइट ना पड़े और सामने वाले आने वाले वाहन और कोई भी ऑब्स्टिकल उसको आसानी से दिखाई पड़ जाए बिना आँख में ग्लेडिंग प्रोड्यूस किए हुए। ना अगेन द पोलराइड्स कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव कलर कंट्रास्ट इन ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स। ऑल्सो द पोलराइड फिल्म्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस 3 डायमेंशनल मूविंग पिक्चर्स, जो होलोग्राम जिन्हें कहते हैं, होलोग्राफी में यूज होते हैं। होलोग्राफी 3 डायमेंशनल मूविंग पिक्चर्स को होलोग्राफ कहा जाता है, इसमें भी पोलराइड्स को यूज किया जाता है। The polarides are also used as glass windows in trains and aeroplanes to control the intensity of light. Aerial pictures may be taken from the slightly different angles, and when viewed through polarides, they give better perception of depth. जब डिफरेंट एंगल से जो भी पिक्चर्स लिए गए हैं उनको पोलराइड्स के थ्रू डिफरेंट एंगल्स पे देखा जाता है, तो वो बेटर परसेप्शन ऑफ डेप्थ प्रोड्यूस करते हैं, यानी गहराई को अच्छी प्रकार से दिखाने में मदद करते हैं। इन कैलकुलेटर्स एंड वॉचेस, यानी ये जो कैलकुलेटर्स और वॉचेस होते हैं इनकी जो डिस्प्ले होती है वो LCD डिस्प्ले होती है, और LCD डिस्प्ले में जो भी लाइट उससे इमर्ज करके जाती है वो पोलराइजेशन ऑफ लाइट ही उसमें यूज होता है, पोलराइजेशन प्रिंसिपल पर ही काम करता है। LCD का प्रिंसिपल बिना पोलराइजेशन प्रिंसिपल पे काम करे कोई भी LCD वर्क नहीं करता है। पोलराइजेशन इज ऑल्सो यूज टू स्टडी द साइज एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। छोटे छोटे टीनी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, माइक्रो साइज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनके साइज़ को नापने के लिए भी पोलराइजेशन मेथड को यूज किया जाता है, और उसके लिए जो यूज किया जाता है जिन क्रिस्टल्स को वो पोलराइड्स ही होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पोलराइड्स का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे पोलराइड्स को यूज़ करके काम को आगे बढ़ाया जाता है। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।